सो हेलो वियर्स, वेलकम और वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। आज हम लोग का 75 स्मार्ट चैलेंज का पहला दिन है। 75 स्मार्ट चैलेंज में हमने पढ़ लिया था कि हम पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पैक करेंगे और अपना स्कोर बूस्ट करेंगे। जैसे हमने पढ़ लिया था वैसे ही हम काम करेंगे और काम करने के लिए आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं 75 स्मार्ट चैलेंज। 75 स्मार्ट चैलेंज में हमने कहा था कि कुछ इसके अंदर क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के लिए क्राइटेरिया की तरफ हम देखते हैं कि क्राइटेरिया मेरा क्या है। और सबसे पहली बात किसमें हमें बात करनी है कि क्राइटेरिया में, कि देखिए क्राइटेरिया को, और सबसे पहली बात इसमें रखी गई है कि वॉच वीडियो क्लास रेगुलरली, पूरा क्लास को रेगुलर देखना है और पोमोडोर टेक्निक से पढ़ना है। आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में, मतलब कि आप घर में पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ने के साथ साथ आप नेचुरल एनवायरनमेंट में भी पढ़िए। और टाइम, सोने की जो टाइमिंग है उसको आप फिक्स रखिएगा। और जो भी प्रैक्टिस सेट यहां से दी जाएंगी, प्रैक्टिस पेपर जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा उसको पर डे आपको सॉल्व करना होगा। और रोज पढ़ते हुए आपको एक सेल्फी लेनी होगी जो कि आप अपने व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हो, या फिर आप कहीं भी इंस्टाग्राम पे वर्चुअल लर्निंग, यूट्यूब पे कहीं भी आप लिंक लेके आप शेयर कर सकते हो, जहां हमें मेंशन कर सकते हो कि हम देख सके कि आप, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत की। नो डाउट कि स्थिर वैद्युत से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं क्लास 12th में, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले कि हमको थोड़ा सा बेसिक कुछ बातों पे ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो बेसिक कुछ बातों को हमको समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हम लोग बात करने वाले हैं कि स्थिर वैद्युतिकी की, तो सबसे पहले नाम से समझिएगा। नाम से समझने का मतलब, जब भी हम कोई चैप्टर को पढ़ने जाते हैं तो उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है नाम से। जैसे मैं किसी से पर्सनली मिलता हूं तो मैं ऐसे जजमेंटल पर्सन नहीं हूं, पर मैं नाम से ही जज करने की कोशिश करता हूं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, कैसे वो मेरे साथ एक्ट करेगा, उसके प्रति हमको कैसे प्रिपेयर होकर जाना होगा। जैसे कि हम बात करेंगे चैप्टर की, तो चैप्टर में है, नाम है स्थिर वैद्युतिकी। यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में लिखते हैं बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने लिखा है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे आवेश। क्या होता है? आवेश, जिसको हम लिखते हैं चार्ज। क्या लिखते हैं? चार्ज, आवेश। और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर। मतलब कि यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेजर चीज, ये चीज पढ़ने वाले हैं कि आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। इस पूरी फिनोमिना में, इस चैप्टर के अंतर्गत जहां भी हम जो भी बात करेंगे, आवेश को स्थिर रखेंगे, और आवेश स्थिर रखकर ही सारी बातें करने वाले हैं। परंतु एक बड़ी मुद्दा ये आती है कि आवेश क्या है। आवेश को समझना सबसे बड़ी बात है। तो आवेश, अगर हम बात करें कि आवेश क्या है, तो हम कभी भी, कोई भी आपसे पूछे कि आवेश का एक छोटा सा डेफिनेशन बोलो, तो कहना कि पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। मतलब कि किसी क्षेत्र को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, ये आवेश की प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम बात करें कि सिंपल सी बात, कि स्लाइड पर देखें तो आवेश के बारे में परिभाषा कुछ लिखा गया है, जिसको अंडरलाइन करते हुए आपको समझना है। लिखा गया है कि पदार्थ का वह गुण, देखिएगा डेफिनेशन मजेदार है, समझिएगा। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसके प्रभाव को अनुभव करता है। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज है तो वहां पर क्या है? आवेश है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। आई कांटेक्ट, देखिए मेरे आंखों में देखिए, आपको हर एक चीज आपका रिवाइज हो जाएगा। और ये रिवीजन क्लास है, थोड़ा फास्ट रहेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा कि अगर रिवीजन क्लास आप फास्ट तरीके से आप पढ़ लिए तो नो डाउट कि आपका बेहतर क्लास हो जाएगा, और क्लास के साथ साथ आपका स्कोर भी बूस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की बात कब आती है? जैसे हम बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है नेगेटिव और प्रोटॉन का आवेश होता है पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन, अगर यहां पे हम कह दें कि एक लाइन हम लिखे यहां पर, देखिए स्लाइड पे हम लिख रहे हैं, बहुत मजेदार बात हम लिखे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो वहां पर हम बोलेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर धनात्मक आवेश है। लेकिन वहीं पर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देयर इज द नेगेटिव चार्ज। वहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर यहीं पर हम एग्जांपल के रूप में लेके चलें तो देखो मैंने एक एग्जांपल सेट किया है कि अगर एक मास है, m मास का द्रव्यमान है, और वह m मास के द्रव्यमान में अगर हम कह रहे हैं कि m मास के द्रव्यमान को पॉजिटिव कर दिया जाए तो क्या उसका मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा? देखना,
जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मास की डेंसिटी को मतलब मास को बढ़ाता है। अगर इलेक्ट्रॉन हटा देंगे प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो वहां पर मास क्या होता है, कम हो जाता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना, ये बोर्ड में आया हुआ बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि हमने कहा कि अगर इसी मास को, इसी द्रव्यमान को मैंने निगेटिव कर दिया, तो निगेटिव करने के बाद हमने कहा m डबल डैश ग्रेटर देन m। हमने कहा ये कैरेक्टर आ क्यों रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हियर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये और ये निगेटिव है। निगेटिव का मतलब कि उस पदार्थ को हम ऋणावेशित किए हैं और इस पदार्थ को हमने धनावेशित किया है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है सर, आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, समझ में आ रही है। अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस की अगर प्रॉपर्टीज बात करें, आवेश का अगर गुण बात करें, तो हम कहेंगे कि सबसे पहली बात कि आवेश एक दूसरे को, अगर समान आवेश रहेंगे तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हमने कहा कि जस्ट एग्जांपल दैट कि माइनस माइनस चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर हमने कहा तीसरा पॉइंट, अगर आप बात किए और सारे गुण क्या हो सकते हैं, हमने कहा कि चार्ज जो है, आवेश है, वो ट्रांसफॉर्मेबल है। मतलब हम कहें कि अगर इस पार्ट में अगर आप हीट करते हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन उछलते 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 इलेक्ट्रॉन यहां तक आ जाएगा। आप मेरी बात नहीं मानते हो तो एक काम करो, एक कलछी ले लो और अपने तवे पे, या हम कहें कि डायरेक्टली फ्लेम पे रख दो कलछी को और यहां पकड़े रहो। काफी समय के बाद आप देखोगे कि इस पोर्शन में भी हीट आ जाएगा। अर्थात यहां पर हीट ना बात करके हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित, और आवेशित जब हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मेबल है। क्या है, ट्रांसफॉर्मेबल है। फिर हमने कहा कि आवेश, जो मेजरली बात आपको ध्यान रखनी है कि आवेश क्या है, कि द्रव्यमान से, सदैव द्रव्यमान से बद्ध होगा। मतलब कि बिना द्रव्यमान का आवेश कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, ध्यान रखिएगा। परंतु द्रव्यमान बिना आवेश का एग्जिस्ट करता है। कहोगे कैसे सर, तो हम कहेंगे बेटा, आप पीरियोडिक टेबल देखे हो, पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनमें कोई भी आवेश नहीं होता है, उनको बिना आवेशित करके रखा गया है, मतलब न्यूट्रल रखा गया है, परंतु उनका द्रव्यमान है कि नहीं, बोलोगे जी हाँ। तो यहीं पर सिंपल सी बात है कि आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि जो आवेश, मतलब जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान से बद्ध आवेश होगा, लेकिन आवेश से बद्ध द्रव्यमान नहीं होगा। अर्थात हम कहें कि द्रव्यमान डायरेक्ट जो द्रव्यमान है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो बिना चार्ज के भी द्रव्यमान स्थिर है रहेगा। लेकिन आवेश तभी उत्पन्न होगा जब कहीं ना कहीं द्रव्यमान होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फिर अगर यही पे बोले कि आवेश क्या संरक्षित है, तो बोलोगे चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आवेश क्या रहेगा, हमेशा संरक्षित रहेगा, मतलब कि एक दूसरे से रूप में ट्रांसफॉर्मेबल होगा, उसका रूपांतरित रहता है। ठीक है, और इसी प्रकार हमने कहा कि पांचवा बात कि ये संरक्षित रहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बोले कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, मतलब कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, तो हमने कहा कि अगर हर एक बॉडी ट्रांसफर जो होती है इलेक्ट्रॉन को लेकर जब ट्रांसमिट होती है तो वो होल नंबर को फॉलो करता है, ऐसा नहीं कि सभी नंबर को स्वीकृत कर ले। तो हमने कहा कि आवेश का फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो Q बराबर N। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भौतिक राशि सभी मानों को ग्रहण ना करे, केवल डिस्क्रीट मानों को ही ग्रहण करती है, तो राशि को क्वांटीकृत कहा जाता है। अर्थात Q बराबर Ne, और Q बराबर Ne पर हमने कहा कि देखो यहां पर समझो कि यहां पर इस प्रकार जो Q बराबर Ne बोलने पर हमने कहा कि इस प्रकार की वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। मूल आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो स्मॉल e है, और n जो है ये पूर्ण गुणज होता है। कभी इसको नॉट टेकन, मैंने यहां लिखा है टेकन ओनली होल नंबर, नॉट टेकन प्लस दशमलव, ऐसा कोई भी नंबर नहीं लेते हैं। अर्थात हम कहें कि जब भी आपसे बोलेंगे कि हमारे यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, न कि यहां पर हम बोलेंगे कि 1.5, पौना, 2.5, तिहाई, चौराही, पचाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। 4.5, पौना 4, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। 17/2 ऐसा कभी डिस्क्रीट यूनिट, मतलब कि अगर हम बात करें एक परफेक्ट होल नंबर लेता है, हर एक टुकड़े मान को इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट नहीं करता है। इसी कैरेक्टर को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अर्थात कि आवेशों का क्वांटीकरण। बेटा रिवीजन क्लास है, बहुत फास्ट रहेंगे, ध्यान रखिएगा, आपको समझना है, फटाफट रिकवर करना है, अपने क्लास को समझना है। ठीक है, चलिए देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब हम किसी चीज को आवेशित कर रहे हैं तो आवेशित करने का प्रक्रिया क्या होगी। सर हमको आवेशित करना है, अपने फोन को चार्ज करना है, ये भी तो आवेशित है। नहीं बेटा, वो आवेश पहले से है। तो हमने कहा कि अगर किसी चीज में जो न्यूट्रल है उसको आवेशित करना है तो पहले रगड़ दो, घर्षण करो, घर्षण करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। फिर हमने कहा इंडक्शन कर दो। इंडक्शन मतलब क्या होता है, जैसा कि हम बात करें कि अगर हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज
और यहां पर एक न्यूट्रल रखा हुआ है, पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव। हमने कहा पॉजिटिव के कारण ये इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव रिपेल कर दिया यहां पर, तो यहां पर हमने अर्थिंग कर दिया बेटा। अर्थिंग करने के बाद यहां से पॉजिटिव नीचे चला जाएगा और ये पूर्ण रूप से आवेशित हो गया। आवेशित मतलब कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस प्रक्रिया से हमने कहा कि किसी के प्रभाव द्वारा अगर वो कोई कण पर वहां से आवेशित होता है तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे इंडक्शन। हमने कहा स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा, फिर हमने कहा कंडक्शन चालन, चालन चालन के द्वारा। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेश को आवेशित करने की विधि। ठीक है, और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं मेजर कहानी, एक छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी, जिसका नाम है कूलाम का नियम। क्या नाम है? कूलाम का नियम, जो कि हर एक चीज को समझाता है, आवेश के बीच अन्य क्रियाओं को समझाता है। अगर यहां पर बिंदु आवेश जो क्या है स्थिर हो जाए तो दो बिंदु आवेश, समझिएगा डेफिनेशन, दो बिंदु आवेश अगर स्थिर रहे तो उनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? ये साधारण चीज है, हमने लिखा भी है। देखो यहां पर दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कार्यरत आकर्षण बल, तो कार्यरत आकर्षण बल के बारे में मैंने लिखा है यहां पर, जो कार्यरत आकर्षण बल होगा वो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, जबकि उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती और इस समानुपाती को एक साथ सेट कर देंगे। इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2 बोल दो। समीकरण 1 और 2 को सेट करने पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। हमने कहा समानुपाती को हटाएंगे, समानुपाती को हटाने के बाद एक नियतांक लगाते हैं जिसको बोलते हैं K। क्या बोलते हैं? K यहां पर समानुपाती नियतांक है। ठीक है, आगे हम बात करें कि K का मान क्या हो जाएगा, तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर सही तरीके से बोल दे तो एप्सिलॉन नॉट को पूरा हम कैलकुलेट करते हैं इन पूरे मान को, तो 9 × 10 की पावर 9 होता है, और जबकि इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। किसका बेटा? K का। ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे कहते हैं सर K विमाहीन राशि है। नो, यहाँ पे क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जबकि हम बल का जानते हैं, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, जो कि इसके पहले हमने कूलम के नियम में बल देखा, उस बल का मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, अब देखो यहां पर जो बल है, यहां पर बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, मैंने सिंपल सेम वैसे ही सेट कर दिया यहां पर, चूंकि मुझे एप्सिलॉन नॉट को समझना था कि एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को देखो यहां पर बहुत बच्चे एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। नो, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलना है बेटा? एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, और निर्वात की वैद्युतशीलता होती है हमेशा 8.85 × 10 की पावर -12, जबकि इसका मात्रक कितना होता है? इसका मात्रक ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर। ये CB का मतलब होता है कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। जबकि ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, तो आप लिखोगे 1342। क्या होता है? 1342। 1342 मतलब कि 13 नेगेटिव है, 1 -1 -3 4 2। किस पे लिखोगे? MLTA, माल्टा। किस पे? मल्टा। पलटा मत लिख देना, ठीक है बेटा, ध्यान रखियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कूलम नियम का सदिशीय रूप। अब देखो, जब कूलम नियम का सदिशीय रूप लिखते हैं तो उसका कूलम नियम को सदिश रूप में रखने के लिए हमको पहले उसको स्पेसिफिक जगह पर लेके जाना पड़ेगा, XYZ यहाँ पर जो भी हमको बात करनी है। तो हमने कहा दोनों जो बिंदु हैं, दोनों बिंदु आवेशों को हमने कहा x और y के बीच में रख दिया जाए और सदिशीय रूप देखा जाता है, ये r1 वेक्टर हो जाएगा और ये r2 वेक्टर हो जाएगा। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हो जाएगा F1/2 और यहां पर जो बल हो जाएगा F2/1। यहां पर अगर हम बात करें तो अगर इससे बात करेंगे तो R12 वेक्टर बात कर लेंगे और यहीं पर हमारी कहानी कन्वर्ट हो जाएगी। जो कि हम बात करें F21, जैसे F12 के लिए हमने बात किया, जैसे कि मेरा कूलम का नियम, कूलम के नियमानुसार हमारा जो बल है उस बल का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमने जैसे ही इसको वेक्टर से लिया और वेक्टर के रूप में रखा, वेक्टर रूप में रखते ही हमको यहाँ पर वेक्टर आता है कि वेक्टर कैप आता है R12। अगर मान लो ये R12 के बारे में हम लिख रहे हैं तो R12 यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसी को अगर रिजॉल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को रिजॉल्व करना बाबू, F12 इज इक्वल टू ये वेक्टर रहेगा और K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और देखो R कैप को हम लिख सकते हैं R सदिश अपान R। अब इस R को इस R में मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान RQ और ये R सदिश, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मॉड ऑफ RQ लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है? सदिशीय रूप। किसका? कूलम के नियम का। तो जब भी कूलम के नियम का सदिशीय रूप आएगा बोर्ड में तो ऐसे विधिवत तरीके से आप लिख दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है बेटू, आगे बढ़ा जाए। चलो
बहुत अच्छी बात। यहां पर देखो माध्यम का प्रभाव, अगर हम कहें कि दो आवेश रखे हैं, दो गोले रखे हैं, दो आवेशित गोले रखे हैं, और आवेशित मतलब कि सिर्फ आवेशित स्थिर है, अगर उनको माध्यम में ले जाकर डिप कर दिया जाए तो उस पर बल कितना हो जाएगा? तो जो नया बल होता है वो नया बल, अगर बात की जाए बेटा, तो वो नया बल पुराने बल का डिवाइड माध्यम के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहां पर हम कहेंगे दो आवेशों के मध्य परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को के लिखते हैं या एप्सिलॉन आर लिखेंगे। क्योंकि हम पहले के का उपयोग कर लिए हैं तो आप एप्सिलॉन आर का उपयोग करिएगा। पहले परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ के को रख दिया जाए। देखो यहां पर फिर से पढ़ते हैं, दो आवेश के मध्य परावैद्युतांक के या एप्सिलॉन आर वाले परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए। कहां? आवेशों के बीच में, आवेशों के मध्य में। तो उनके बीच लगने वाला बल जो होता है 1/k गुना हो जाएगा। 1/k गुना मतलब पहले के बल के गुना पहले का बल जो है उसके 1/k गुना हो जाएगा। तो F डैश इज इक्वल टू F/k। अब अगर हम बात करें बेटा कि ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसी पे पूछा गया था पिछले टर्न पे कि पहले जो Q1 आवेश है एंड Q2 आवेश है उसके बीच में निर्वात है। क्या है? निर्वात। अब उसको माध्यम में रख दिया गया। किसमें? माध्यम में रख दिया गया। तो उस पर जो नया लगने वाला बल क्या होगा? वो नया लगने वाला बल F डैश इज इक्वल टू F/k हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर उस माध्यम का परावैद्युतांक दिया है और बल आपने निकाला है तो डिवाइड करके नया बल आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज खास बात कि इस जो चैप्टर को पढ़ाने के बाद ये पूरा थ्योरी आपके लिए प्रिपेयर किया गया है और क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चंस भी आपको बहुत बढ़िया से, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है सारे इसमें परोस दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी रुकिए, अभी आप पढ़िए बढ़िया सा। ये मेरा कर्तव्य है आपको बेहतर पढ़ाना और आपका रिजल्ट बेहतर बूस्ट करना। तो बस आप पढ़ते रहिए, फोकस रहिए। जो 75 स्मार्ट चैलेंज का जो हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के जो आपके कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को आप बस फॉलो करते रहिए। यही आपसे बस विनती है, बस और कुछ नहीं। बस आप पढ़ते रहिए, पढ़ाने का कर्तव्य मेरा, नंबर बूस्ट करने का कर्तव्य मेरा। ठीक है, चलो बेटा आओ देखते हैं फटाफट। अब देखो परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझो परावैद्युतांक क्या है। पहले तो हमने डेफिनेशन देख लिया कि अगर रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन है क्या परावैद्युतांक? हमने कहा माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता। याद रखना, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहें कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, ओहो रुक जाओ, हाँ देखो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन क्या है? यह है माध्यम की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। हमने लिखा है माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अब यहां से देखा जाए तो हमने कहा कि अगर मान लो कि इस प्रकार बेटा, अगर हम कहें कि माध्यम की वैद्युतशीलता क्या हो जाएगी, तो यहां पर हमने लिखा है माध्यम की वैद्युतशीलता इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक और मल्टीप्लाई विथ किसका? यहां पर क्या है? ये निर्वात की वैद्युतशीलता। देखो ये अच्छा। अब यहां पर कुछ बातें रखी गई हैं जो कि बोर्ड में आपके डायरेक्टली पूछी जाती हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में। ऑप्शनल क्वेश्चन में कैसी पूछी जाती है कि निर्वात में परावैद्युतांक कितना होगा? तो निर्वात में परावैद्युतांक के का मान या एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, जबकि कुचालक में के का मान ग्रेटर देन 1 होता है। और धातु, अगर किसी धातु की बात की जाए तो के बराबर इनफाइनाइट लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, मजेदार बात है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्लास थोड़ी फास्ट चल रही है, ठीक है, अभी तुमको आदत नहीं है लेकिन आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी आज थोड़े से तो कम लेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे आपका जो कि 1 शॉट में ही आएगा जो क्लास होगा। कोशिश यही की जा रही है कि आपका एक चैप्टर एक शॉट में आपको क्लियर कर दिया जाए, और एक शॉट में क्लियर मतलब कि एक ही बार में आपको दे दिया जाए, ताकि आप बेहतर से बेहतर आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाएं और समझ पाएं। टाइम बार बार आप रिवाइज करें। देखो मैं यहां पढ़ा दे रहा हूं, पढ़ाने के बाद आप अगर एक बार समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो आप रिवाइज जरूर करना बेटा। और हाँ, पीडीएफ का नोट जरूर पा लेना। कैसे? कैसे भी करके। देखो एक छोटा सा अगर इसका चार्ज रखा जा रहा है तो ये चार्ज इसलिए रखा जा रहा है ताकि और अच्छा और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाए हम। और ये ज्यादा कुछ बड़ा चार्ज नहीं होगा, 199 का होगा चार्ज, और इस चार्ज में आपको प्रैक्टिस सेट दी जाएंगी और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगे। बस नीचे लिंक होगा और लिंक पे आपको जाकर जो भी है वहां पर उसमें फुलफिल करना होगा। हो सकता है गूगल फॉर्म हो या फिर आपको डायरेक्ट वहां पे व्हाट्सएप लिंक मिल जाए, तो आप पर्सनली कांटेक्ट में आ जाओगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक
बनाई गई है, जिसकी वजह से कि आप आराम से बेहतर से हम भी आपको आपके लिए सुटेबल हैं और आप भी सुटेबल हो जाएं। ठीक है, चलो अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हम कह रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर कोई आवेश, हाँ सर जी ऐसे समझाइए कि अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, सुनो, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे मान लो कि मैं एक आवेश हूं, क्या हूं, आवेश हूं, और आप भी बैठे हो और आप जैसे बहुत सारे बच्चे बैठ के मुझको देख रहे हैं, और देखने के बाद अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो सब मेरे पे एक बल लगाते, मतलब हो सकता है कि किसी को समझ में आता, किसी को नहीं समझ में आता, आंखों से एक अलग सा बल, तो मैं एक बल महसूस करता, और एक आवेश पर तमाम सारे आवेशों द्वारा लगाया गया बल, यही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। समझिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर कोई आवेश के कारण लगाए गए, कोई मतलब यहां पे लिखते हैं कई आवेश, ठीक है, कई आवेश के कारण लगाए गए बलों का परिणामी इन सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर इधर से एक आवेश लगा रहा है, इधर से एक आवेश लगा रहा है, इधर से एक आवेश लगा रहा है, इन सारे आवेशों का लगाया गया बल, अब बल क्या है, अगर हम बात करें इनसे इन यहां तक, तो अगर ये Q1 है तो मैं Q हूं, तो Q1 Q F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे जितने भी लगाए गए बल हैं इनका सदिशीय योग क्या कहलाता है, अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाता है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जितना बल है उन बलों का सदिशीय योग, F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F इनफाइनाइट। अगर जितना भी बल हो, इस एक आवेश पर, एक Q पर लगाए गए तमाम सारे आवेशों द्वारा लगाए गए बल इन बलों का सदिशीय योग के तुल्य होता है उस पर परिणामी बल। तो यहां पर हम लिखें तो यहां पर F नेट, इस पॉइंट पर F नेट होगा, मतलब कुल बल होगा, और इन सारे आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिशीय योग के बराबर होगा। देखो हमने लिखा है F नेट इज इक्वल टू समेशन, मतलब पूरे n मतलब जितना भी हो, I इज इक्वल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर RI का सदिशीय रूप, हमने सदिशीय रूप भी बेटा रख दिया है। और यहां पर अगर इसको खोलेंगे तो ये R सदिश हो जाएगा, ये कैप है, कैप को खोलते हैं तो हम R सदिश अपन R लिखते हैं, ठीक है, वो कि हम वेक्टर फॉर्म में बता चुके हैं। अब यहां पर जो कि नया एक टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक निकल के आती है, वो है विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को समझिएगा, जब हम बात करें कि कोई भी एक आवेश होता है, कोई भी एक आवेश है, अगर वो आवेश स्थित है उस माध्यम में, अगर वो आवेश स्थित है तो उस आवेश के कारण या उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो किसी अन्य आवेश के या कोई अन्य आवेश उस बल के अनुभव करे या उस बल का अनुभव करे या उस क्षेत्र का अनुभव करे, उस फील्ड को, उस चारों ओर के क्षेत्र को, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझिएगा, हम कहें कि यहां पर लिखे हैं धन या ऋण आवेश अपने चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कोई भी आवेश हो बेटा, वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट करता है। और अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर हमने कहा, फिगर भी हमने ड्रॉ किया है, और फिगर इस प्रकार ड्रॉ किया है हमने कहा कि यहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट किया हुआ है, जिसमें हमने कहा कि ये Q0 एक टेस्ट चार्ज है, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। यह परीक्षण आवेश इसके क्षेत्र का अनुभव कर रहा है। हमने कहा क्षेत्र का अनुभव एक सरफेस पे कर रहा है और एक उसके अंदर कर रहा है। तो हमने यहां पे लिखा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेश कण एक बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बेटा देखो, यहां पर हमने लिखा है कि सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, तो हम लोग तीव्रता भी बात करने वाले हैं। तीव्रता कहां होगी, तो हमने कहा कि जब हम किसी भी आवेश के पास चले जाएंगे, तो ये देखो Q0 अगर इसके पास जा रहा है, E1 पे ये सरफेस पे है, E2 इसके पास आ गया, तो हमने कहा E2 इज ग्रेटर देन E1। तो ये तो हम समझ गए कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो हमने कहा विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी आवेश का हो सकता है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश उसके बल या उसके उस क्षेत्र का अनुभव करता है, उसे हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। जैसे हम बात करें कि यहां पर मेरे आसपास, मेरे क्लासरूम में मेरे क्षेत्र का अनुभव करते हैं, तो वहां पर मेरा क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मजेदार बात। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आपसे कोई पूछ दे, ये बताओ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हम कहेंगे कि उस आवेश द्वारा जो परीक्षण आवेश पर लग रहा है बल,
परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो कि मैंने फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन दे दिया बेटा। ये देखो फॉर्मूले से E = F/Q0 हमने लिखा है, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने कहा यहां पर देखो ये मेरा एक प्लस Q चार्ज था और यहाँ पे टेस्ट चार्ज, अच्छा पॉजिटिव ना, हमेशा परीक्षण आवेश पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये P पॉइंट पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है R दूरी पर, तो इस पर लगने वाला बल, जो हमारे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये जो बल है बेटा, इस बल को हम लोग कूलाम के नियम से निकालेंगे। किसके वजह से? कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से हमने निकाल लिया है और कूलाम के नियम से हम निकाल कर देखेंगे F = K/Q0/R², जहां पे Q0 कैंसिल आउट होता है, E = KQ/R²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? सब छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा हो गया। अरे बेटा पढ़ लो, पढ़ लोगे तभी काम आएगा। देखो भागना ये सबसे बड़ी कमजोरी है, डट के खड़े होना, जीत को पा लेना, ये सबसे बड़ा एक आपका जीवन का हमेशा आगे बढ़ने का यहाँ से उद्देश्य शुरू होता है। जब आप कहीं भी खड़े हो जाते हो, डट जाते हो कि नहीं हम करेंगे, हम देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, तो वहां से आपकी स्टेबिलिटी चालू होती है, वहां से आप मैच्योर होना चालू करते हो। लेकिन जब आप भागते रहते हो कि नहीं छोड़ दो, बस छोड़ दो, बहुत हो गया, तो यहाँ पर अपने आप को आप कम कर रहे होते हो। वैसे मुझे क्लास छोड़नी ही है, लेकिन आपसे एक बात करनी है, और बात यह है कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब से आपने क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन अब कमर कस के पढ़ाई करनी है बेटा, क्योंकि हमें 95+ चाहिए। हमने 97 दिया है, फिजिक्स में 97 ला के बच्चों को दिखाया है, बच्चों ने हमारे यहाँ से 97 लाया है, 97 केमिस्ट्री में लाया है, 97 बायोलॉजी में लाया है। अब आपकी बारी है कि आप उसी जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वही माहौल आपको दी जा रही है कि आप भी बेहतर स्कोर करें, और बोर्ड जब एग्जाम देकर निकलें तो हमसे आप मुलाकात करें। चूंकि इस बार कोशिश की जाएगी कि आपके बोर्ड के एग्जाम के टाइम आपके वहां हम मुलाकात करें, तो आप बेहतर तरीके से हंसता हुआ चेहरा आपका देखें हम, तो क्या खुशी होगी वो अलग की बात है। तो अब हम क्या करेंगे? कमर कस के पढ़ाई करेंगे। तो यहां पर हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप बेहतर तरीके से पढ़िए, समझिए। हम यहां से इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं सेकेंड लेक्चर में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आने वाला जो चैप्टर होगा वो कोशिश की जाएगी एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दी जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू वेल्सियंस।